नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ कर दी गई हैं। आज इसी कड़ी में इसकी दूसरी श्रृंखला रहने वाली है, दूसरी आज वीडियो रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था कल कि संवैधानिक विकास या संविधान सभा के बारे में हम पढ़ा था। तो आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक और आधार और विकास की बात करेंगे। तो संविधान को रचने के लिए, गढ़ने के लिए क्या ऐतिहासिक ऐसे क्या साक्ष्यों की जरूरत थी, क्या ऐतिहासिक ऐसा क्या आधार रहा और साथ ही विकास किस तरीके से रहा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे नोट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको ये उपलब्ध करा दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे, हम भारत के संविधान के ऐतिहासिक आधार और विकास पर नज़र डालेंगे। बेसिकली ये है किस तरीके से हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, ऐतिहासिक पहलू क्या रहे, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो पर। वीडियो लेंथी हो सकती है टॉपिक के आधार पर, ठीक है, बने रहें। जिसे भारतीय संविधान के इतिहास के रूप में भी जाना जाता है। हम बेसिकली हम पूरा कॉन्सेप्ट को समझें ना, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक और उसका आधार या उसके विकास की जर्नी को समझें, तो कहीं ना कहीं हमें आज का जो स्वरूप हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हमें जो देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के रूप में हमें वो देखने को मिलता है। और अगर हम देखें इसके अंदर विभिन्न जो आपके जो नियम हैं, उनके माध्यम से जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य को विस्तारित किया, बनाया और सक्षम रूप में उसको बनाया, और जो इनके द्वारा जो अधिनियम, जो हमारे संविधान के जो विभिन्न जो प्रावधान हैं, उनकी नींव रखने में कहीं ना कहीं ये क्या रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई। याद रखिएगा, अगर हम बात करें जो ब्रिटिश इंडिया की अगर बात करो, ब्रिटिश सरकार की अगर बात करें, तो इन्हीं के जो विभिन्न जो प्रावधान थे, कहीं ना कहीं उसके द्वारा भारत में शासन प्रशासन की नींव रखी गई, और उसी के जो विभिन्न प्रावधान थे, उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं संविधान गढ़ने की तरफ एक कदम हम बढ़ते हुए चले। अब जब हम बात करते हैं, मैंने पूर्व में भी आप लोगों को ये कहा था, अगर हमें भारतीय संविधान का अध्ययन करना है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि भैया आप 1935 से लेकर चले 1930 में चले या 1947 से स्टार्ट करो, ये भारतीय संविधान सभा से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से संविधान का निर्माण से आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपका अधूरा ज्ञान रहेगा, क्योंकि हमें जो समझना होगा वो हमें जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन हुआ था 16वीं शताब्दी से, हमारी जर्नी, भारतीय संविधान की जर्नी कहाँ से प्रारंभ होगी। ये जो जर्नी प्रारंभ होगी वो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें, हम बहुत पीछे देखेंगे। जब मुगल काल का अंत हुआ, मुगलों का अंत किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिशरों के द्वारा किया गया। तो ब्रिटिशरों जब मुगल काल के पश्चात जिस काल का उदय हुआ, हम कहते हैं उसको ब्रिटिश काल का, हम यहाँ पर से उदय हुआ, तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और 1765 में पर्याप्त प्रशासनिक शक्ति हासिल करने में कहीं ना कहीं कामयाब रही। देखिए, अगर मैं बात करूँ 16वीं शताब्दी में आए, 16वीं शताब्दी से अगर, और आपको मैं बता दूं, बक्सर की जब लड़ाई के बाद जब भारत में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए राजस्व और साथ ही नागरिक न्याय के अधिकार मिले। अगर देखिए, जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, कहीं ना कहीं ब्रिटिशरों ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा। जब इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो अंग्रेज़ों को क्या हुआ, उसमें बंगाल जो प्रेसिडेंटी क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, तो जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं कि भैया अगर आप देखोगे तो बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ था, अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं बंगाल मिला और कहीं ना कहीं बिहार में शासन करने का सौभाग्य मिला, और साथ ही उड़ीसा के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, राजस्व और साथ ही नागरिक न्याय के अधिकारों को यहाँ पर मिले। हम यहाँ पर कहते हैं कि न्याय की बात करते हैं, नागरिकों पर्टिकुलर जो व्यक्ति विशेष हैं हमारे नागरिकों की न्याय यहाँ पर मिले। तब से अगर हम देखें, व्यापारी कंपनी ने अपनी शक्ति को इस तरीके से मजबूत किया है कि वो हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच पड़ा। देखिए, ये जो काबिज कब स्थापित हो पाया, अगर हम कहें संविधान के, हम अगर इतिहास को अगर खकोले, अगर हम पीछे देखें, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है
और किस तरीके से उसने संवैधानिक अगर कहें प्रशासनिक शक्तियाँ हासिल करी। प्रशासनिक शक्तियाँ हासिल करने के बाद उसने भारत के कुछ क्षेत्रों में अधिकार स्थापित करे, जहाँ पर उन्होंने नागरिक न्याय की वकालत करी, उसके अधिकार उनको मिले। और उसके बाद निरंतर तो अगर हम देखें, जो व्यापारिक कंपनी के रूप में जो आई थी, इसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके भारत के हर कोने में अपना शासन को कहीं ना कहीं मजबूती के साथ पहुंचा दिया। और अगर भारत में अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण क्या रहा, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो विभिन्न कानून थे, कानून के माध्यम से उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के कारण थी। देखिए, उनका एक मैनेजमेंट था, किस तरीके से वो मैनेजमेंट को संचालित करें, और उस मैनेजमेंट के आधार पर अगर हम देखें, जिसे आज हम प्रशासनिक स्वरूप के अगर हम देखें, ये ताना बाना कानूनी शक्तियाँ, ये जो भी शासन प्रशासन को चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने क्या करी, इम्प्लीमेंट करी, उनको समाज में अप्लाई किया। और जब अप्लाई किया तो वो शानदार प्रदर्शन करते हुए चले गए, और कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा विभिन्न कानून थे, उनके माध्यम से उन्होंने स्थिरता स्थापित करी, और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भी उन्होंने ये मजबूती हासिल करी। अगर हम देखें, भारत की आज़ादी से पहले अगर देखें, कई ऐसे नियम और कानून पारित किए गए, और वही जो कानून थे वो भारत के संविधान की आधारशिला बनी, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के विकास के दो श्रेणियों में से विभाजित है। अगर हम देखें, बेसिकली भारत के संविधान के निर्माण की अगर हम चरणबद्ध तरीके से अगर हम उसका अध्ययन करें, तो दो चरण हमें देखने को मिलते हैं। दो चरणों में इसको विभाजित किया गया, दो श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया। पहला जो चरण था, इसको देखिएगा, हम कहते हैं कि भारत में कंपनी नियम, या कहे कंपनी का आगमन, ये कंपनी के जो नियम थे, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत तो 16वीं शताब्दी में आ गई थी, और कंपनी के नियम जब प्रारंभ हुए, हम कहते हैं कि यहाँ से 1773 से 1858 के नियम का एक समूह है जो व्यवसाय के संचालन को नियंत्रण करता है। तो अगर हम देखते हैं किस तरीके से भारत में कंपनी के जो नियम जिस तरीके से स्थापित करे, तो कहीं ना कहीं वो व्यवसाय को कहीं ना कहीं संचालित करने के लिए और उसको नियंत्रण करने के लिए ये यहाँ पर लगाया। जब कंपनी अपने चीज़ों में असफल रही, या कहे उसके अंदर जिस तरीके से घूसखोरी रही, या कंपनी शासन का संपूर्ण जो एकाधिकार था वो ब्रिटिश क्राउन को, या कहे क्राउन को जब हस्तांतरण हुआ, तो क्राउन रूल का नियम यहाँ पर स्थापित हुए। तो हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1858 से 1947 तक अगर कहें, तो जो एक अवधि रही, एक अवधि में अगर कहें तो ये इस अवधि में ब्रिटिश शासन यहाँ पर चला। पहले तो कंपनी चली, तो जब क्राउन रूल आया तो यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर क्या हावी हो गई। ब्रिटिश हुकूमत एक सदी तक ये चली, तो जिसे हम कहते हैं 1858 से 1947 तक ये चली। ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत में अगर हम देखें बेसिकली, तो औपचारिक जो शासकों ने क्या करे, भारत में जो औपनिवेशिक जो शासकों ने क्या करा, जो भारतीय मामलों को संभालने के लिए अलग अलग तरीके इसने क्या करे, इजाद करे, उनको विकसित करे। और साथ ही ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली जो थी, उसकी विरासत का कहीं ना कहीं एक हिस्सा अगर हम पीछे देखें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारतीय संविधान है, जो खूबसूरती से जो गढ़ा गया है, तो वो देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के संविधान को हम देखा जा सकता है किस में, 1858 से अगर हम लेके चले, जैसे कंपनी के लिए अगर हम 1773 से अगर हम लेके 1947 तक का एक जो ये बड़ी जर्नी रही, इस जर्नी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन प्रणाली की जो विरासत जो देखने को मिली, उसका एक हिस्सा हमारा भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है। क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, बेसिकली मैंने जो नोट्स बनाए हैं, क्योंकि परीक्षाओं से संबंधित चीज़ें हैं, तो भारतीय कानून से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए अभ्यर्थी ऐसे कानूनों की सूची आप पा सकते हैं। तो ये सूची मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो किस तरीके से इस सूची को बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि आप अपने कॉपी में से नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि प्रवक्ता जैसे परीक्षा की आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी को लगता है कि ये श्रृंखला एक बेकार सी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसे वीडियो को यहाँ पर आप क्या करें, स्किप करके कुछ और चीज़ें देखिए, इसको छोड़ दीजिए। जो अभ्यर्थी को ये जो श्रृंखला है अच्छी लग रही होगी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर जो मैं कुछ कानून या कहें अधिनियम आपके सामने रखूंगा, तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के ऐतिहासिक नींव और विकास का जो मील का जो पत्थर साबित हुए, कहाँ से साबित हुए, तो इसको देखिए। अगर हम भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक
और विकास के संदर्भ को देखें, टटोलें, तो इन जो 10 जो नियम हैं, इन नियमों के आधार पर हमारा भारतीय संविधान को गढ़ा गया। पहला जो नियम आता है, हम हर एक एक नियम को क्या करेंगे, अधिनियम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला जो अधिनियम आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो 1773 में ये आता है। आपको एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताया था कि मैंने कहा कि देखिए 1765 में क्या हुआ, 1765 में जब ब्रिटिश शासन को जब ये चीज़ें हस्तांतरण हुई तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक शक्ति हासिल करने में ये कामयाब रही, तो यहाँ से प्रशासनिक चीज़ें दायरा प्रारंभ होता है। यहाँ से देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है 1773 में, कंपनी नियम क्या कहा जाता है इसको, कंपनी का नियम। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको ये कहा था कि कंपनी का नियम जो प्रारंभ होता है वो 1773 से 1858 तक का क्या हुआ है, जो एक दायरा है, तो ये लेके चलता है एक दशक की हम अगर कहें। और फिर उसके क्राउन रूल आता है, ब्रिटिश शासन की जब हम बात करते हैं तो 1858 से 1947 का, ये दो चीज़ों में हम इसको करते हैं, दो श्रेणी में इसको विभाजित है। पहली श्रेणी हम कंपनी को हम देखेंगे, तो कंपनी क्या हुआ, 1773 में कंपनी का नियम आता है। फिर पिट अधिनियम आता है जो 1884 में आता है, ये भी कंपनी के अधीन रहते हैं। और उसके बाद तीसरा जो आता है अधिनियम आता है, चार्टर अधिनियम आता है 1833, ये भी कंपनी नियम के अंतर्गत आता है। और चौथा है चार्टर अधिनियम 1853, ये क्या है, कंपनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको ये लेके चले, मोटा मोटा ये लेके चले कि ये जो पहली जो चरण था, ये चरण आपका यहाँ से कंप्लीट होता है, पहला चरण। ठीक है, ये आपका पहला चरण है। वहीं पर अगर हम दूसरा चरण को देखें, आते हैं हम यहाँ पर, देखिए कि भारत सरकार अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम क्राउन की अगर बात करें तो 1858 से ये प्रारंभ होता है। छठा अधिनियम अगर हम कहें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, ये क्राउन नियम के अंतर्गत आता है, क्राउन। तो उसके बाद आता है सातवां आता है, ये आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये भी क्राउन नियम के अंतर्गत आता है। फिर एक नया मोड़ आता है, भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1909 आता है, जो माले मिंटो सुधार है। ठीक है, ये क्राउन अधिनियम के अंतर्गत आता है। और नौवां जो पॉइंट है, जो अधिनियम है, वो आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो ये मोंटेज, ये चैमफोर्ड सुधार है। ठीक है, ये क्राउन अधिनियम के अंतर्गत आता है। उसके बाद 10वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, फिर जाके जो अंतिम जो रहता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आता है वो 1947। इन टॉपिकों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के इस श्रृंखला में हम जो देखेंगे, जो मैंने पूरे आपको बताया था, उसके अंतर्गत हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हम प्रारंभ करेंगे, कंपनी अधिनियम की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके लेक्चर से रिलेटेड नोट्स यहाँ पर रखे हुए हैं मैंने। तो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, जो कंपनी नियम जिसे हम कह सकते हैं, तो ये क्या था, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेगा। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस संसद द्वारा पारित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश संसद द्वारा इसे एक अधिनियम के तौर पर पारित किया गया था। इस एक्ट का बेसिकली अभी हम जब बात करेंगे कंपनी की बारे में बात करेंगे, उसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से व्यापार नीति रही, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन को विनियमित करना था, याद रखिएगा कि इस्टेब्लिश करना था। कंपनी के क्या करना था, भारत में उसके प्रबंधन किस तरीके से उसको मैनेजमेंट किया जा सकता है, तो उसको स्थापित यहाँ पर करना था। कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला हस्तक्षेप था। अगर हम देखें, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में जो दखल अंदाजी की, वो 1773 का जो ये एक्ट जो पारित किया गया था, तो ये पहला ऐसा हस्तक्षेप था। इसने क्या करा, जो अधिकरण प्रक्रिया शुरुआत की थी। अधिकरण क्या होता है, याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं
कि सरकार क्या करती है। जब सरकार होती है तो अगर किसी क्षेत्र में या किसी लैंड को अगर वो अपने अधीन रखना चाहती है तो उसका अधिग्रहण करती है। मान लीजिए कोई ऐसा विद्यालय है या ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है जो क्या करती है, स्वायत्त तौर पे चलती है, सरकार के अधीन नहीं रहती है, तो सरकार उसे क्या कर सकती है, उसका पूरा अधिग्रहण करके उसे अपने अधीन कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए 2 पल के लिए आपकी कोई निजी ज़मीन है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी लैंड आपके पास है, तो अगर सरकार चाहती है कि उसको यूज़ करना चाहिए तो अनुमम आपने देखा होगा जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में क्या करती है सरकार, क्या करती है अलग अलग लोगों की गाड़ियों को अधिग्रहण कर देती है, उसको अपने पास कुछ समय के लिए रख देती है। ठीक है, वो सरकार के ही अधीन चलती है, सरकार उनको क्या करती है, उनकी गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल वेट्रोल वो सारी चीज़ें देती है, तो सरकार क्या करेगी, उनका अधिग्रहण करके जब उसको यूज़ करना होगा वो यूज़ कर लेती है उसका। तो इस तरीके से समझने का प्रयत्न करें। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करें, अधिग्रहण यहाँ पर शुरुआत ये हो गया था और 1858 में ये पूरी हुई। जो अधिग्रहण की जो प्रतिक्रिया थी, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो ये पारित हुआ अधिनियम, ये 1773 से अगर हम कहें इसकी बड़ी सी जर्नी लेके चलें 1858 तक की अगर बात करें, ये पूरा ये अधिग्रहण की जो प्रतिक्रिया थी यहाँ तक तो ये पूरी हुई। कंपनी के कुप्रबंधन, मतलब कि कंपनी में जिस तरीके से शासन जो बेहतर तरीके से नहीं चल रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां चली थी, उसमें अनियमितताएं चल रही थी और साथ ही जो वित्तीय समस्याएं पैदा हो रही थी कंपनी के अंतर्गत। जो कंपनी के जो अधिकारी नियुक्त हो रहे थे तो वो कंपनी को फायदा न पहुंचा के वो क्या कर रहे थे, निजी लाभ उठा रहे थे और अपने सगे संबंधियों को इंग्लैंड से बुलाकर भारत में जो कंपनी के अंतर्गत जो बड़े बड़े उच्च पदों में थे क्या कर रहे थे, उनमें उनको आसीन कर रहे थे। और साथ ही जो भारत से जो भी रॉ मटेरियल ये इकट्ठा कर रहे थे तो वो उसका जो सीधा लाभ अपने निजी रिश्तेदारों को स्वयं का अपने क्या करने लगे, उसका उपभोग करने लगे, जिससे क्या कहीं ना कहीं कंपनी में अनियमितताएं आई, कुरीतियां आई और कहीं ना कहीं कंपनी में एक कहें अगर कहें भ्रष्टाचार ये व्याप्त होना शुरू हुआ। ठीक है, जब भ्रष्टाचार वित्तीय मामलों में भी शुरू हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप अगर कहें जो पारित किया गया, तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी, भ्रष्टाचार इत्यादि जब चीज़ें होने लगी तो तब जाके ये एक्ट आया 1773। ये कंपनी अधिनियम इसीलिए लाया गया था जिसे सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक था। अगर सरकार इसमें क्या करती, अगर अपना हस्तक्षेप नहीं करती तो जिस तरीके से अनियमितताएं, भ्रष्टाचार जो चल रहा था कंपनी में, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो भारत में जिस तरीके से एक बड़ा शासनकाल ब्रिटिशरों का रहा तो वो चीज़ें नहीं स्थापित हो पाती। तो ये सरकार का हस्तक्षेप रहा और 1773 में रेगुलेटरी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर क्या करा, किसी भी प्रकार की निजी व्यापार करने और मूल निवासियों के से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए यहाँ पर क्या था, भारत आप सभी को ये पता है कि जिस तरीके से कंपनी के अधीन ये रहा, तो कंपनी में क्या था, ये लोग क्या करते थे, मैंने जैसे कहा कि आपको यहाँ से रॉ मटेरियल जो कंपनी के उच्च अधिकारी उच्च पदों पर जो थे क्या करते थे, भारत से ये चीज़ें लेते थे, तो ये अपना क्या करते इंग्लैंड में अपना निजी व्यापार भी ये करना शुरू कर दिया था इन्होंने। यहाँ से सारा मुनाफा कमाया तो उधर ले गए और भारत के जितने भी मूल निवासी थे उनको डरा धमका के या कंपनी के उच्च अधिकारियों को पसंद करने के लिए क्या करते थे, ये उपहार इनको दिया करते थे। और कहीं ना कहीं रोजगार की प्राप्ति के लिए जब कंपनी में रोजगार कर्मचारी जो ये कर्मचारियों के तौर पर नियुक्त होने के लिए ये क्या करे, रिश्वत लिया करते थे, तब जाके कंपनी में क्या करते थे, लोग नियुक्त हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ों पर क्या कर दिया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था इसने क्या करते पूर्ण रूप से इसमें प्रतिबंध लगा दिया। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो विषय है भारतीय राजनीति और शासन पाठ्यक्रम का एक क्या रहा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। अगर आप देखोगे, अगर आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखोगे, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से शारीरिक रूप में क्वेश्चन भी बनते हैं और मैं इस लेख पर इस पर आप पे विस्तार से चर्चा यहाँ पर मैं करूँगा। ठीक है, अब इस जो टॉपिक है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, हम इस विषय में किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ये देखने का हम बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मूल उद्देश्य क्या रहा। ठीक है, उद्देश्य की बात करें, विनियमन अधिनियम 1773 का अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या रहे और विनियमन
अधिनियम 1773 के जो प्रमुख प्रावधान क्या रहे, इनमें क्या खामियां रही, क्या कमियां रही, और लास्ट में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या चीज़ें रही। ठीक है, और उसके बाद हम जानेंगे कि भैया कि इसमें कौन कौन से परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यू हम देखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से कंपनी का एक चित्र आपके सामने, ब्रिटिश कंपनी का, ये अगर हम कहें ये इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है जहाँ से ये एक्ट ये पारित हुआ, तो उसका एक ये था। तो इसमें ब्रिटिश इंडिया के मामलों में विनियमन करने का एक पहला प्रयास किया था, बहुत गंभीर ये था। ठीक है, ये एक्ट जो लाया गया था, इसमें जो चीज़ें घटनाक्रम घट रहा था, वित्तीय अनियमितताएं की बात करें या फिर भ्रष्टाचार की बात करें, तो निजी व्यापार ये था, तो इस पर ये पहला एक गंभीर प्रयास किया गया था। ठीक है, इस चलचित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे उद्देश्य की बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या रहा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करने का मुख्य लक्ष्य क्या था। भारत और इंग्लैंड की कंपनियों के संचालन पर नजर रखना था। भारत में जो कंपनी को स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और यहाँ से जो माल, जो रॉ मटेरियल जो लिया जाता था, जो यहाँ से जो चीज़ के हम कहते हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसको लूट कर क्या किया गया था, इंग्लैंड पहुँचाया गया। तो दोनों कंपनियों के बीच किस तरीके से चीज़ें संचालित हो रही हैं, उनके बीच में संचालन पर एक पैनी नज़र रखने का कार्य था। साथ ही किसी भी मौजूदा खामी को दूर करना है, बेसिकली इसका क्या था उद्देश्य था। अब जो इसमें कमियां क्या थी, कमियां मैंने आपको गिनाई। मैंने कहा कि जो उच्च पदों में जो बैठे कंपनी के जो आधिकारिक तौर पर भारत में जो उच्च अधिकारी थे, निजी स्वार्थ, अपनों को अपनों को कंपनी के उच्च पदों में आसीन करना था। और इंग्लैंड में भी कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त था। निजी कंपनियों को तौर पे अपनी कंपनियों को या क्या विस्तार रूप दे रहे थे। जिस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कंपनी को जो स्थापित किया था, उसके उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे थे। जब उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे थे तो बीच में कहीं ना कहीं खामियां थी। इन खामियों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने का मेन कारण था। देखिए, विनियमन अधिनियम की अगर हम बात करें, 1773 अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रमुख प्रावधान रखे गए थे। पहला प्रावधान आपके यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद यहाँ पर सृजन किया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले बंगाल के अंतर्गत क्या था, गवर्नर का पद था। ठीक है, गवर्नर का पद था। बाद में जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के माध्यम से इसे बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल ये कर दिया गया। तो जब ये कर दिया गया था, इन्हें जो ये गवर्नर जनरल था, इसको क्या कर दिया गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, और जो ये प्रेसिडेंसी जो क्षेत्र थे, इनकी देखरेख की जिम्मेदारी किसके अब अधीन आ गई है, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, तो मद्रास के जो गवर्नर थे अब इसके अधीन आ गए। मद्रास हो गया, मुंबई की जो प्रेसिडेंसी जो क्षेत्र थे, अब इनके जो गवर्नर थे वो किसके अधीन आ गए, गवर्नर जनरल के अधीन ये आ गए। इनकी देखरेख का जवाबदेही किसकी थी, ये जनरल गवर्नर की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 प्रशासक मंडल यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। तो इसमें क्या किया गया था, जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल द्वारा क्या करते थे, 4 प्रशासक मंडल सदस्यों का यहाँ पर चयन किया जाना था। तो जब 4 लोगों का जब चयन किया जाना था, उसमें फिलिप्स फ्रांसिस थे, वेरिंग थे, मोनसन और बालवेल करके ये जो 4 ये लोगों को क्या किया था, इस समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो ये पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये क्या थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, अगर 1773 के अधिनियम के अंतर्गत हम अगर बात करें तो पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ये थे, पहले गवर्नर थे। इनके साथ क्या थे, 4 क्या थे, प्रशासक मंडल भी इनके साथ थे। और आपको बता दूं, केवल ब्रिटिश सम्राट ही
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर इन्हें हटाया जा सकता था। अब इन जो 4 जो अन्य लोग थे, इन लोगों को किस तरीके से हटाया जा सकता है? गवर्नर जनरल का जो ये था, जो इसके प्रशासक के मंडल के अंतर्गत जो सदस्य थे, तो इनको हटाने का एक तरीका था, ये ब्रिटिश सम्राट, अगर हम कहें इंग्लैंड में ब्रिटिश सम्राट ही क्या करेगा, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश जब ये करेगा, तब इनको क्या किया जाएगा, इनके पद से हटा दिया जाएगा। अब देखिए, बोर्ड के सदस्यों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल ये था और निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा पूरा किया जाना था। अब हम देखिए, जो बोर्ड में जो मेंबर यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, इस बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का था और कार्यालय निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा इसे पूरा किया जाना था, याद रखिएगा। अब इसी अधिनियम के अगर कहें तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, याद रखिएगा, 1773, क्योंकि अनियमितताएं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन अगर देखें तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ और मुख्य न्यायाधीश सहित अगर देखें तो 4 न्यायाधीश इसमें शामिल थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब 1773 का जो अधिनियम जब पारित हुआ था, जब उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था कोलकाता में, तो इसमें कितने मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? एक तो इसमें क्या था, मुख्य न्यायाधीश रहेगा और उसके 4 क्या थे, न्यायाधीश। 4 न्यायाधीश कौन थे? मैंने आपको जैसे फिलिप्स, वेरिंग, मोन्स और बारवेल्स की जब हमने बात करी, तो इनको क्या करते थे, इसमें नियुक्ति किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रशासन मंडल के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की हमने जब बात करी, तो यहाँ पर क्या थे, 4 क्या थे, न्यायाधीश थे। अब प्राथमिक और एवं अपील जो क्षेत्राधिकार था, प्राथमिक तौर पे अपील की जाती थी, क्षेत्राधिकार की अगर हम कहें तो प्राथमिक और अपीली क्षेत्राधिकार अगर हम कहें तो सर्वोच्च न्यायालय को ये सौंपा गया था। देखिए, जो भी व्यक्ति अपील करेगा या फिर प्राथमिक तौर पे उसका जो क्षेत्राधिकार होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगा, उसको सौंप दिया गया था ये सारी चीजें। इसमें कहा गया कि सर एलिजा इम्पे ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पे ने क्या करा, मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर क्या कार्य किया, जबकि लेमेटस, चैड मेंबर्स और हाइट ये क्या थे, 1774 में स्थापित ये न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त थे। आप देख पा रहे हो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इनको क्या किया गया था, 1774 में जब जो न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया। लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइट ये क्या थे, इनको अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो रिश्वत और उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया, मैंने पूर्व में कहा था। तो जब ये अधिनियम आया, इस अधिनियम के अनुसार कंपनी के अधीन जो सैन्य और साथ ही नागरिक अधिकारों को जो निजी व्यवसायी और भारत से कोई भी उपहार या दान या पुरस्कार स्वीकार करने पर प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सैन्य जो इनके कंपनी के अधीन जो सैन्य अधिकारी थे, ये जो सैन्य शक्तियाँ थी, इनका जो दुरुपयोग न किया जा सकते और नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उनको निजी व्यवसाय और साथ ही जो भारत के द्वारा जो उपहार दिए जाते थे कंपनी को, तो उन अधिकार जो ये जो चीज़ें थी, जैसे मान लीजिए उस समय जैसे अगर हम कहें औरंगजेब थे या फिर जो ब्रिटिश भारत में जो हिंदू जो राजा थे, ये क्या करते थे, इनको उपहार के रूप में चीज़ें दिया करते थे। तो इन चीज़ों पर भी पूरी तरफ से क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और देखिए, कार्यकाल और सदस्य, कार्यकाल और सदस्य की जब हम बात करते हैं तो इस कानून के तहत निर्धारित किया गया था कि निदेशक मंडल का जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष का होगा और सदस्यों की संख्या यहाँ पर बढ़कर 24 कर दी गई थी, जिसमें 6 सदस्यों को 1 वर्ष के अवकाश यहाँ पर मिलेगा, ये कहा गया था, ठीक है। जब ये चीज़ें हुई थी, जब कार्यकाल की अगर कहें और सदस्यों की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर इस जो एक कानून आया था, जो एक्ट आया था 1773 का, इसमें ये चीज़ें निर्धारित कर दी गई थी कि निदेशक मंडल का क्या होगा, जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्ष का होगा निदेशक का, ठीक है। निदेशक मंडल का कार्यकाल कितना होगा, 4 वर्ष का होगा। इनके सदस्यों की संख्या जब हमने बढ़ा दी, ये 24 यहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है, 24 यहाँ पर कर दी गई। और सदस्यों, इन जो 24 सदस्य थे, इन सदस्यों को क्या कहते हैं, 6 सदस्यों को क्या करेगा, 1 वर्ष का यहाँ पर क्या मिलेगा, कार्यकाल इनको दिया जाएगा,
ठीक है। अब निदेशक मंडल की अगर हम बात करें तो निदेशक मंडल की जब हम बात करते हैं तो इस अधिनियम के माध्यम से अगर हम देखें तो निदेशक मंडल द्वारा क्राउन के अधिकारों को बढ़ाया गया। ठीक है, तो क्या कर दिया गया, इसके चीज़ें बढ़ा दी गई थी। ठीक है, निदेशक मंडल इस अधिनियम के माध्यम से क्या करेगा, जो निदेशक डायरेक्टर की अगर जब हमारे जो निदेशक मंडल द्वारा क्या कर देंगे, जो क्राउन के अधिकार को और बढ़ा दिया। तो जो बेसिकली अगर हम देखें तो क्राउन को चीज़ें हस्तांतरण हो गए, कहीं ना कहीं क्राउन को और ज़्यादा शक्तियाँ यहाँ पर प्राप्त हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नागरिक या सैन्य मामले किस तरीके से चीज़ें थी। ठीक है, भारत के नागरिक और सैन्य मामलों के साथ साथ इसे राजस्व को भी ब्रिटिश राज्य के समक्ष प्रकट करना आवश्यक था। जो चीज़ें कंपनी के अधीन चली थी और इस एक्ट के आने के बाद जो भारतीय जो नागरिक थे और साथ ही इनके जो सैन्य मामले थे, इनके साथ साथ क्या है, राजस्व की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश राज्य के सामने, अगर कहें क्राउन के सामने, इसको क्या करना था, प्रकट करना था। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक बन गया था। अब वेतन वृद्धि की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो वेतन वृद्धि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन वृद्धि यहाँ पर दी गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब इनको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई थी संपत्ति को अर्जन करने के लिए। अब ये क्या थे, पूरे अपने सैलरी पर डिपेंड थे, तो इनकी सैलरी को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। अब जब हम बात करेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, उन पर हम बात करेंगे। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण अप्रभावी साबित हुआ क्योंकि गवर्नर जनरल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए कोई भी प्रभावी तंत्र नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब ये अधिनियम को इम्प्लीमेंट में लाया गया था, जब कंपनी पर जो संसदीय नियंत्रण क्या रहा, जब संसद द्वारा जो चीज़ें लाया गया था वो अप्रभावी रहे, वो पूरी तरीके से प्रभावी रूप में वो साबित नहीं हुई, वो उसने अपना कार्य उतना शानदार तरीके से नहीं करा, क्योंकि गवर्नर जनरल को यहाँ पर क्या कर दिया, जब बैठा दिया गया तो इसके द्वारा क्राउन को क्या किया जाने लगा, पूरी रिपोर्टें सबमिट की गई। तो जब ये इंग्लैंड को सारी रिपोर्टें जब भेजी जाती थी, तो जब उनका अध्ययन करने के लिए भी कोई ऐसा प्रभावकारी यहाँ पर तंत्र मौजूद नहीं था, तो गवर्नर जनरल के पास कोई इस तरीके की वीटो पावर नहीं हुआ करती थी। सारी वीटो पावर जब मैं अगर कहूँ तो क्राउन के पास थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे, इसमें कमियाँ गिना रहे हैं, क्योंकि वीटो पावर नहीं थी और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ अच्छी तरीके से परिभाषित भी नहीं थी कि भैया कि सर्वोच्च न्यायालय तो हमने स्थापित कर दिया गया, तो इसके क्या नियम होने चाहिए, किस तरीके से इसको परिभाषित किया जा रहा था, उसका एक विस्तार स्वरूप या खाका नहीं था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी ये कमी हमें देखने को मिली। और इस अधिनियम में भारतीय जनता की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया जो कंपनी को राजस्व दे रही थी। अगर देखें तो बेसिकली इसमें भारतीय जनता की अनदेखी हो रही थी, तो उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगर ससमय रहते अगर ये सारी चीज़ें सुलझा दी जाती तो मुझे लगता है कि ये शानदार तरीके से ये अधिनियम कार्य करता, और कहीं ना कहीं असफल रहा। ये विफलता है या कहीं इसमें जो कमियां जो रही, तो भारतीय जनता से जिस तरीके से राजस्व जो वसूला जा रहा था, जो कर जो दिया जा रहा था भारत द्वारा, ही तो इनको कर दिया जा रहा था, पैसा ऐसा जो दिया जा रहा था तो भारतीय नागरिकों द्वारा दिया जा रहा था। इस अधिनियम से अगर हम कहें कंपनी के अधिकार में भ्रष्टाचार नहीं रुका। जिस रूप में अगर हम कहें इसको जो लाया गया था कि कंपनी के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने का एक क्या था, माध्यम था, क्राउन को इसमें पूरा अधिकार हस्तांतरण कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक व्यापक रूपरेखा ना होने की वजह से इसमें भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया। ठीक है, नहीं रोका जा सका। अब निष्कर्ष क्या निकला ये देखिए। भारत के संवैधानिक इतिहास की जब हम बात करते हैं तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है विशेष महत्व रखता है। अब विशेष महत्व क्यों रखता है, देखिए इस अधिनियम के माध्यम से भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, एक अधिनियम एक लाया गया। ये अधिनियम भारत में कंपनी के प्रशासन और ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। कहीं ना कहीं भारत में किस तरीके से पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक आदेश जारी किया, एक क्या एक एक्ट लेके आए, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक बागडोर यहाँ से प्रारंभ हुई।
भारत में कंपनी प्रशासन किस तरीके से होगा, संसदीय ब्रिटिश संसद की किस तरीके से नियंत्रण के प्रयास की यहाँ से शुरुआत हुई। परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो कंपनी के शासन वाले क्षेत्रों का प्रशासन और कंपनी के व्यापार में निजी मामला नहीं रहा। अब देखिए पहले क्या था, पहले निजी मामला था, निजी मामला हटाकर इसमें क्या कर दिया गया, क्राउन को हस्तांतरण कर दिया गया। तो अब यहाँ पर निजी रूप में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये कहता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्राथमिक उद्देश्य था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को विनियमित करना और साथ ही भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असक्षमता को दूर करना था। ठीक है, जो भ्रष्टाचार था उसको ही दूर करना था। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला जनरल गवर्नर किससे नियुक्त किया गया था, मैंने आपको वारेन हेस्टिंग को क्या करता है 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कहता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। और तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका रही। तो रेगुलेटिंग जब एक्ट पारित हुआ तो ये कलकत्ता में हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत में सर्वोच्च न्यायालय की नींव रखी गई। और भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के भीतर किस तरह से दीवानी, फौजदारी, नौवहन विभाग और धार्मिक मामलों का भी अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो गया था। ठीक है, चौथा प्रश्न आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए जब ये एक्ट पारित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक और साथ ही जो प्रशासनिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ये अधिक नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में ये पहला कदम था। इसके तहत कंपनी क्या करेगी, कंपनी को अपने जो राजस्व और नागरिक मामलों की रिपोर्ट क्या करे, संसद को देनी होगी। क्योंकि हमने कहा कि जब यहाँ पर गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था तो इसका क्या था, इसके बाद वीटो पावर थी, ये सारी चीज़ें क्या करते इंग्लैंड भेज देती, रिपोर्ट बना के वो भेज रही थी, तो ये तमाम चीज़ें रही। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भारत के संवैधानिक इतिहास का एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है। अब ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास का एक ऐसी घटना थी क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप किया और जिसे भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के एकीकरण में प्रशासनिक नींव रख दी। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रशासनिक मामले किस तरीके से होता है, जो जिस तरीके से संसदीय प्रणाली द्वारा एक एक्ट को जारी किया गया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। आप देखिए यहाँ पर एमसीक्यू है आपके सामने। तो क्वेश्चन पूछा जैसा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया। हमने कहा 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर वारेन हेस्टिंग ये थे। और 1773 के तहत अगर देखें तो वारेन हेस्टिंग को क्या कहते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जिसे भारत पर ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण का महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, वही प्रश्न आपके सामने रखा हूँ। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्यापार विवादों का प्रबंधन करना था, राजस्व संग्रहण की देखरेख करना था, नागरिक और अपराधी मामलों में अधिकार क्षेत्र के शांत कानूनी निकाय के रूप में कार्य करना था, यह गवर्नर जनरल परिषद की प्रतिस्थापना करना था। तो अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, कोलकाता में जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो की गई थी, भारत में जिस तरीके से दीवानी, फौजदारी, नौवहन विभाग और धार्मिक मामलों में अधिकारों को जो संरक्षित करने के लिए उनके क्षेत्र अधिकार के लिए की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के संदर्भ में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का क्या महत्व था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसका महत्व क्या था। तो इसे भारतीय क्षेत्रों पर अगर देखें, ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में पहला कदम था। इसने व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। तो अगर हम देखें, बेसिकली अगर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या कर दिया गया था, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में पहला कदम था, जो एक्ट जो जारी किया गया था। तो याद रखना, ठीक है, जो 1973 में लाया गया था। 1773 में यहाँ पे किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राजस्व और नागरिकों के मामलों की रिपोर्ट किसको देनी थी। आपको पता है किसको देनी थी, ब्रिटिश
पार्लियामेंट को देनी थी। किसने दिया था? यहाँ के जो गवर्नर जनरल को जो नियुक्त किया गया था वो देंगे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राजस्व और नागरिक मामलों की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश संसद को देनी थी, जिससे भारत में कंपनी की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जा सकती थी। ठीक है, ये भी विफल रहा। अब यहाँ पर देखें 1773 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों में से एक क्या था? जो प्रमुख सुधार क्या थे आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रांतीय गवर्नर की शुरुआत की गई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन था, ये लोकतांत्रिक चुनावों की शुरुआत थी। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो बेसिकली क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य अगर कहें तो इसमें जो सुधार किया था वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना की थी तो ये एक्ट जब लागू किया तो प्रमुख सुधारों में से एक जो था कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना था, और जिसका भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का अधिकार क्षेत्र यहाँ पर बढ़ा दिया गया, उसका क्षेत्राधिकार किस तरीके से संरक्षण करना था वो चीज़। अब यहाँ पर देखिए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विस्तृत रूप में प्रश्न है, यहाँ पर आपके सामने ही रख रहा हूँ। तो ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के महत्व और भारत के प्रशासन के संदर्भ में क्या प्रभाव इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, 1773 में जब रेगुलेटरी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जब इसे अप्रूव कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट में जब भारत में लाया गया था, तो ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास की पहले महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस तरफ इनके द्वारा पहला कदम उठाया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना था। कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या करना था? हस्तक्षेप कौन करेगा? पार्लियामेंट ने एक ऐसा एक्ट लाए 1773 का रेगुलेटरी एक्ट लाए, तो हस्तक्षेप कर रहा है कि क्योंकि इसमें भारत में जिस तरीके से जो ब्रिटिश क्षेत्रों में जो कंपनियां जो के शासन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, अकुशलता, जवाबदेही की कमी और ये ऐसे बहुत ढेर सारे मुद्दे थे, इन मुद्दों को क्या करना था? एक अधिक केंद्रीकृत प्रशासन के रूप में बदलाव करना था, उनको चिन्हित किया जाना था और गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था। साथ ही जैसे मुंबई प्रेसिडेंटी क्षेत्र से मद्रास थे, उनमें उनका अधिकार को समाप्त करके क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल को नियुक्त कर दिया, और कोलकाता में क्या कर दिया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करके भारत में ब्रिटिश कानून अधिकार को और मजबूती से रखा गया, जिससे भविष्य में प्रशासनिक जो सुधारों की नींव कहीं ना कहीं रखी जा सकती, कहीं ना कहीं परिणति भारत के जो भारत पर क्या था? ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना के रूप में ये था। ठीक है, अगर हम देखें दूसरे नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रेगुलेटरी एक्ट के तहत प्रावधानों और ब्रिटिश भारत में न्याय और कार्यकारी प्रति अधिकरण की स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण विश्लेषण क्या कर सकते हैं हम देखें। अगर हम बेसिकली देखें 1773 के रेगुलेटरी एक्ट ने अगर हम देखें यहाँ पर, तो ब्रिटिश भारत के प्रशासन और न्यायिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसने क्या करा? बंगाल के गवर्नर जनरल के पद स्थापित किए, जिसकी सहायता से 4 सदस्यों वाली एक या परिषद का गठन किया गया था। हालांकि गवर्नर जनरल के फैसले बहुमत को खारिज किया जा सकता था, और इस अधिनियम में कोलकाता में क्या किया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर रहे थे, जिसमें अधिकार क्षेत्र दीवानी फौजदारी या नौवहन विभाग और धार्मिक मामले उसमें देखे जाते थे। और इन मामलों ने क्या करा? ब्रिटिश भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका की कहीं ना कहीं सत्ता की नींव रखी, जो आज हमें देखने को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखने को मिलती है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को अधिक जवाबदेही यहाँ पर तय कर दी गई है, और इस अधिनियम से कंपनी के जो मामले थे, जिसमें चीज़ें थी, उनमें सीधे संसदीय रूप में निगरानी और भ्रष्टाचार को समाप्त करना था और कम करना, इसका मेन उद्देश्य ये रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, व्याख्या कीजिए 1773 के रेगुलेटरी एक्ट ने ब्रिटिश भारत में प्रभावी संवैधानिक सुधार के लिए किस प्रकार मंच तैयार किया। अब जो संवैधानिक सुधार के लिए किस तरीके से मंच ये तैयार किया गया, कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट ने एकीकरण प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या करा? ब्रिटिश सरकार नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया, और भविष्य में कहीं ना कहीं संवैधानिक सुधार की नींव रखने के लिए कलकत्ता के गवर्नर जनरल का कार्यालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और एक ढांचा तैयार किया। उसके बाद जब ये एक्ट की बात आया 1784 के फिक्स्ड इंडिया एक्ट या कहें चार्टर एक्ट जैसे सुधार लाए गए, उनमें जो कमियां थी उनको सुधारा गया। इसमें जो कमियां थी इस एक्ट में 1784 में जो एक्ट आ गया, चार्टर एक्ट की जब हम बात करते हैं, तो उसने क्या करा? प्रशासनिक ढांचे की मूलभूत रेखा को कहीं ना कहीं सुधार दिया, और भारतीय प्रशासनिक में ब्रिटिश प्रशासन की भूमिका को मजबूत किया, और संसद में क्या करा? भारत और जो उसकी जो चीज़ें थी उनके बीच संबंध को औपचारिक रूप में दिया, और इसके परिणाम स्वरूप अंततः भारत सरकार अधिनियम पारित हुए और भारत में क्या? ब्रिटिश शासन की स्थापना यहाँ पर हुई। ठीक है, याद रखिए।
यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, पिछले वर्ष एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि 1973 के अगर कहें 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल का पहला जनरल गवर्नर किसे नियुक्त किया। तो आपको पता है कौन है, वारेन हेस्टिंग्स क्या है, ऑप्शन बी। तो इनको ये नियुक्त किया गया था, ठीक है, बंगाल का जनरल गवर्नर नियुक्त किया। तो ओवरऑल आपके सामने मैंने पहला चार्टर एक्ट ये रखा, पहला अधिनियम रखा, जहाँ से हमारी संवैधानिक शुरुआत कहीं ना कहीं देखा जाता है, मील का पत्थर ये इसे हम कहते हैं। तो ये जो आपके सामने मैंने रखा तो आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ये नोट्स आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।